हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का एग्जाम होने वाला है जिसमें कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग का एग्जाम आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है। अब आप लोग का वोकेशनल एग्जाम होगा जिसमें कि मोस्टली बच्चों ने फाइनेंशियल लिटरेसी ही ले रखी होती है, तो उस पर ऑलरेडी वीडियोज में अपलोड भी कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। और इसमें जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करिएगा, तो उस पर और क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो उसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, वो रेगुलेट करता है। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है यानी कि राजस्व नीति होती है, उसको कौन मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करने का, मॉनिटर करने का काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको आरबीआई करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज मॉनेटरी वेरिएबल्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय डीआईसीजीसी ऑन बैंक डिपॉजिट। डीआईसीजीसी द्वारा बैंक जमा पर अधिकतम कितनी बीमा कवरेज प्रदान की जाती है। 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। तो यहाँ पर जो बैंक जमा पर अधिकतम कितनी बीमा कवरेज यानी कि कितनी जो है वो इंश्योरेंस कवर करता है डीआईसीजीसी, तो हो जाती है 5 लाख तक। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर इन बैंकिंग टर्म्स। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का क्या अर्थ होता है। नेट पास्ट एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, न्यू प्रॉफिटेबल अकाउंट, नेशनल प्रॉपर्टी असेसमेंट। यहाँ पर जो एनपीए है उसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो एनपीए की फुल फॉर्म हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनसे कि जो है निष्पादन यानी कि परफॉर्म नहीं कर रही हो, उनसे कुछ जो है आपको उसमें पैसा तो लगाया जा रहा है लेकिन उनसे पैसा जो रिटर्न में आ नहीं रहा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में कि loans or advances that are in default or in arrears for more than 90 days। ऐसे अग्रिम ऋण या अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक समय से डिफॉल्ट या बकाया में होते हैं उसको भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्लास्टिक मनी। किसमें से किसे प्लास्टिक मनी माना जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को, करेंसी नोट को, क्रेडिट कार्ड को, बेयरर चेक को। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, जो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसको प्लास्टिक मनी में काउंट किया जाता है। जहाँ जो एटीएम कार्ड आपके पास होगा तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी डिमांड ड्राफ्ट है, करेंसी नोट है, बेयरर चेक है, ये आपके प्लास्टिक मनी नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी रिक्वायर्ड बाय बैंक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पूछा जाता है एग्जाम में आपको कि बैंकों द्वारा जो आवश्यक केवाईसी है और सभी कराते हैं। आप लोग का अकाउंट भी होगा तो आप लोग भी हर 6 महीने पर, साल भर में केवाईसी करानी ही होती है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी है। नो योर क्रेडिबिलिटी है, नो योर कस्टमर है, कीप योर कैश है, नो योर कैपिटल है। तो क्या हो जाती है नो योर कस्टमर। कि अपने कस्टमर को जानना, अपने ग्राहक को जानना, ये देखना है कि जिसका अकाउंट है वही व्यक्ति ही उसको हैंडल कर रहा है। तो उसके लिए केवाईसी टाइम टू टाइम करवाई जाती है। आपको खुद जाना होता है केवाईसी के लिए, वहाँ पर आधार कार्ड लगता है और साथ में आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, फॉर्म होता है उसको फिल करके। तो वहाँ पर आपकी ईजी हो जाती है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, अपडेट हो जाता है आपका अकाउंट। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर आप केवाईसी ना करिए तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन रुक जाता है, आप निकाल नहीं पाएंगे। जमा जमा तो हो भी जाए लेकिन निकाल बिल्कुल नहीं सकते आप, तो उसके लिए अपडेट करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन डायरेक्टली रिड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। मुद्रास्फीति सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किसे कम करती है। इंटरेस्ट रेट को, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को, टैक्स लायबिलिटीज को, बैंक सीआरआर रेट को। यहाँ पे कह रहा है जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जबकि जो मनी होती है, जो मुद्रा होती है, उसकी परचेजिंग पावर जो होती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आप जो भी कुछ मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो आपको उसके लिए अधिक मनी देनी पड़ती है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है।
और जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है इसके जस्ट अपोजिट सिचुएशन, तो उसमें जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि में से किसे कम करती है, तो किसको कम करेगी? परचेजिंग पावर को। मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, which rate is used by RBI to lend short term money to commercial bank? व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए आरबीआई किस दर का उपयोग करता है? रिवर्स रेपो रेट का, बैंक रेट का, सीआरआर का। ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको यहाँ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए आरबीआई जो होता है वो कॉमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना होता है तो आरबीआई किस रेट का यूज करेगा, तो वो रेपो रेट हो जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अक्सर कंफ्यूजन रहती है रेपो रेट में और बैंक रेट में। बैंक रेट जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और शॉर्ट टर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है उसके लिए रेपो रेट होती है। एक आंसर ऑप्शन बी है। और जब इसका अपोजिट सिचुएशन होती है, यहाँ पर जब जो है जो जमा होती है उस पर दे रहा होता है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाती है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक जो है आरबीआई बैंकों के लिए निर्धारित कर देता है प्रतिशत दर कि इतने अपने पास नगद के तौर पर उन्हें रखना ही रखना है, तो सीआरआर रेट हो जाता है। तो सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन इंडिया? भारत में जो पीपीएफ है कि लॉक इन अवधि कितनी होती है? 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, 10 ईयर्स की, 15 ईयर्स की। तो पीपीएफ की जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का, यानी कि लॉक इन पीरियड का मतलब होता है इतने टाइम तक आप उसमें से नहीं निकाल सकते या उसमें से उससे ट्रांजेक्शन नहीं करा जा सकता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जैसे कि शेयर्स होते हैं तो शेयर्स में भी ये चीज रहती है कि इसमें भी लॉक इन पीरियड रहता है कि परचेस करने के बाद आप एक टाइम लिमिट होती है, सबके लिए अलग अलग रहती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एम्प्लॉयज को जो दिए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट शेयर्स होते हैं, सबकी अलग अलग होती है, तो उनके लिए भी लॉक इन पीरियड रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच फ्रेमवर्क रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया? जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन सी संस्था करती है? आरबीआई है, आईआरडीएआई है, सेबी है, पीएफआरडीए है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए बैंक चेक फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू? बैंक चेक जारी होने की तारीख से कितने समय तक वैध रहता है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो इसमें जो टाइम लिमिट होती है 3 मंथ की रहती है। उसके बाद जो होते हैं कुछ दिन के अनुग्रह दिवस जिसे कहा जाता है, तो वहां पर आपको कुछ दिन का टाइम और भी दिया जाता है। 3 दिन उसमें भी रहते हैं कि 3 दिन तक आपकी जो मेच्योरिटी डेट है उसके बाद 3 दिन आपको और दिए जाते हैं, वहां तक आप अपना जो है करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिर डिसऑनर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। ग्रेस पीरियड जिसे कहा जाता है, अनुग्रह दिवस जो है उसकी इंग्लिश है तो ग्रेस पीरियड रहती है, ये भी अक्सर पूछा जा सकता है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कार्ड चार्जेस इंटरेस्ट इफ द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्यू डेट? यह तिथि तक बिल का भुगतान न करने पर किस कार्ड पर ब्याज लगाया जाता है? डेबिट कार्ड, एटीएम है, क्रेडिट है, रुपए, प्रीपेड कार्ड है। तो डेबिट कार्ड में तो आप पहले पैसे निकालते ही हैं, एटीएम में भी, और रुपए प्रीपेड। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड होता है, इस क्रेडिट कार्ड में के थ्रू क्या होता है कि आपने पैसे बैंक से निकाल तो लिए, आपके अकाउंट में नहीं है इतने, तब भी आपने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर आपने भुगतान नहीं किया बैंक को, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होता है। या वैसे भी अगर हम बात करें तो भी क्रेडिट कार्ड जो होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं तो उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे आप बैंक को देते हैं चार्जेस। अब तो एटीएम पर भी लगता है, एटीएम भी जब आपने जो है इशू करवाते हैं तो उसके बाद जो है मेंटेनेंस चार्जेस 6 मंथ के पर कटते ही होंगे आप सबके। नेक्स्ट है, व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन सिस्टम? आरटीजीएस लेन देन प्रणाली में आर का क्या अर्थ होता है? रेगुलर, रियल, रैपिड, रिकवरी। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, तो आर की मीनिंग क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, वो इशू ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? जो टी बिल होते हैं उनको कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट, बैंक नहीं, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो जारी करती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन
सी हो जाएगा। अलग अलग अवधि के होते हैं, शॉर्ट टर्म में ही आएंगे, मनी मार्केट में ही ये रहते हैं, मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड द बिल्स थ्रू द आरबीआई टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बैंकिंग अलाउ कस्टमर्स टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज विया मोबाइल डिवाइसेस। किस प्रकार की बैंकिंग ग्राहकों को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। होलसेल है, रिटेल है, मोबाइल है, मर्चेंट बैंकिंग। बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर अब तो मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है इजिली अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। आपको जो है जाना नहीं पड़ता है, तो मोबाइल बैंकिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं इजिली आप। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। इंटरनेट बैंकिंग जैसे होती है वैसे ही मोबाइल बैंकिंग भी होती है, जिसमें ऐप होता है, आपको डाउनलोड करना होता है। आप देख सकते हैं कि एक्सेसिंग बैंकिंग टास्क थ्रू एप्लीकेशन ऑन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेनिफिट्स मोस्ट टू विच ग्रुप। चक्रवृद्धि ब्याज गणना से किस समूह को सबसे अधिक लाभ होता है। शॉर्ट टर्म बोरोवर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, डेली स्पेंडर्स को, बैंक स्टॉक को। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज गणना से किस समूह को प्रॉफिट होगा। तो चक्रवृद्धि जब गणना की जाती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी फिर इंटरेस्ट लगता है, वो इस तरह से होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आपने निकाला ही होगा, निकाल करके देखा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसके बीच में डिफरेंस होता है, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो ब्याज है उस ब्याज पर भी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज लगता जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एन इंडिपेंडेंट सेविंग बैंकिंग अकाउंट इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र बचत बैंक खाता खोलने के न्यूनतम आयु क्या है। 10 ईयर्स है, 14 है, 18 है, 21 है। यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपको एक इंडिपेंडेंट सेविंग बैंकिंग अकाउंट खोलना है तो इंडिया में क्या मिनिमम एज रिक्वायर होती है। जैसे कि वोटिंग की 18 ईयर्स होती है, वो आप सबको पता ही होगा। 18 साल होती है, 18 वर्ष होती है वोट करने की। लेकिन बैंक में इंडिपेंडेंट अकाउंट खोलने के, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका अकाउंट तो पेरेंट्स के अकाउंट से ही वो खोला जाता है, गार्जियन होते हैं वो उसके। लेकिन इंडिपेंडेंटली खोलना है तो कितनी होनी चाहिए, तो 10 ईयर्स होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है which of the following handles grievance redressal for bank customers। निम्नलिखित में से कौन बैंक ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है, फाइनेंस कमीशन है, सेबी बोर्ड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो यहाँ पर कौन जो होगा वो बैंक में जो कस्टमर्स होते हैं उनकी शिकायतें होती हैं उनको हैंडल करता है, तो बैंकिंग लोकपाल है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने नहीं देखा होगा। हाँ, आज की वीडियो में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जो अभी तक आपको नहीं पता थे। इनको दूर से याद रखिए, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ भी देख सकते हैं आप बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाइवर्सिफाइंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टू मैक्सिमाइज टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस रिस्क है, टू एलिमिनेट इन्फ्लेशन है, टू गारंटी फिक्स रिटर्न है। यहाँ पर कह रहा है कि निवेश पोर्टफोलियो में विविधता डाइवर्सिफाई करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर तो क्या होता है, रिस्क को कम करना, जोखिम को कम करना। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह की जो सिक्योरिटीज रहती हैं वो रहती हैं, उसको मिला करके आपका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। तो उसमें अलग अलग तरह की रखने का रीजन यही होता है कि रिस्क को कम किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं सिक्योरिटीज जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ में कम होता है। जैसे कि अगर आप शेयर्स लीजिएगा तो शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है, और जो अगर आप डिबेंचर लेंगे तो डिबेंचर में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट की रेट आपको पता है कि पहले से फिक्स होती है। शेयर्स में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी रेट आपको पहले से फिक्स नहीं होता कि डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स होता है। इक्विटी का फिक्स नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, रिस्क आपको ज़्यादा रहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या होंगे, कंपनी के स्वामी होते हैं, मेन ओनर होते हैं। तो हर चीज़ के अपने प्रॉफिट और लॉस होते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ता है इन चीज़ों में।
नेक्स्ट है एक्सपैंड द अब्रिविएशन सिबिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। जो सिबिल है ये इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, बैंकिंग सेक्टर में क्या होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड, फॉर इंटरनल बैंकिंग इंडस्ट्रियली। तो ये जो है सिबिल वो क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड हो जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ये क्रेडिट रैंकिंग जो होती हैं संस्थाएं, उसमें से एक संस्था ये भी है, उसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिबिल मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स पेमेंट रिटेनिंग टू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। सिबिल जो है ऋण और क्रेडिट कार्ड संबंधित व्यक्ति के भुगतान का रिकॉर्ड रखता है, सिबिल कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा which scheme was launched by the Indian government to ensure financial inclusion for every household। प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। पीएम मुद्रा योजना है, पीएम जनधन योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से उसका आंसर कमेंट कर दीजिए। सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा कि कौन सी स्कीम शुरू की थी और किस प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, वो भी आपको पता ही होगा। तो इसका नाम जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी स्कीम है। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और कौन से टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन चाहिए हैं तो उसका नाम जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो प्रीवियस वीडियोस थी उनको भी जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।